गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद बारनर और यूट्यूब के आज के वीडियो में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ एन डिटरमाइनिंग द सर्च इंटेंट, डिलीवरिंग रेलिवेंट कंटेंट एंड द फ्रेश कंटेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आखिर ये जो वर्ड स्पेसिफाई किए, स्टेटमेंट फ्रेज स्पेसिफाई किया, वो किया है। सबसे पहला था डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड सिमेंटिक कनेक्टिविटी। ये क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट एनालिसिस सर्च इंजन लुक्स एट द वेदर दे फाइंड सर्च टर्म्स इन एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जब भी कोई भी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट पे आता है तो वेबसाइट के कुछ इम्पोर्टेंस एरिया होते हैं जहाँ पे वो कुछ वर्ड्स को ढूंढने की वो ट्राई आउट करता है, जैसे कि टाइटल टैग है, मेटा टैग है, एंकर टैग का HREF का फाइल नेम है, इमेज SRC का जो फाइल नेम होता है वो, उसमें अल्टरनेट टेक्स्ट जो हम लिखते हैं वो, H1 से लेके H6 के जो हमारे हेडिंग टैग आते हैं वो, अलग अलग जगहों पे वो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को फाइंड आउट करने की ट्राई आउट करता है। They also attempt to automatically measure the quality of the document based on the document analysis as well as many other factors. क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब कि क्या, वो अभी थोड़ी देर बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं, जब वो आएगा डिटेल में आगे। वो डॉक्यूमेंट क्वालिटी मतलब कि क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट अच्छा है, कौन सा डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं है, वो अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। रिलायंस ऑन द डॉक्यूमेंट एनालिसिस अलोंग इज नॉट इनफ फॉर द टुडेज सर्च इंजन। मतलब कि कोई अच्छा डॉक्यूमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्च इंजन के लिए हमारे लिए परफेक्ट है, मतलब कि वो सर्च इंजन SREP में वो दिखा देगा। दे ऑल्सो लुक एट द सिमेंटिक कनेक्टिविटी। Semantic connectivity refers to the word or a phrase that are commonly associated with another. जैसे कि एग्जांपल दिया है हवाई, जैसे ये हवाई बोलोगे या फिर अलोहा बोलोगे तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि अलोहा इज डायरेक्टली कनेक्टिविटी टू हवाई एंड हवाई इज डायरेक्टली कनेक्टिविटी टू अलोहा, नॉट द फ्लोरिडा। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब कि उसकी जो खुद की डिक्शनरी होती है गूगल की, वो सिमिलर वर्ड को ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कर देता है। जैसे कि हाउ बेस्ट कॉफ़ी मेकर होता है तो वो मान लो कोई बंदा टी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि उसमें सिर्फ कॉफ़ी बनेगी, ऐसा तो रूल नहीं है। ऐसा पोर्टेबल वाटर हीटर जो आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पानी गर्म हो, उसमें दूध भी गर्म कर सकते हैं ना, मिल्क भी आप उबाल सकते हो, कर कोई भी लिक्विड हो आप उसमें उबाल सकते हो, कोई भी, मतलब कि आप समझ गए होगे। तो ऑटोमेटिकली जो कनेक्टेड होगी वो डिक्शनरी खुद की गूगल की होती है, तो उससे क्या बोलते हैं, सिमेंटिक कनेक्टिविटी। सर्च इंजन एक्टिवली बिल्ड देयर ऑन thesaurus and dictionary to help them determine how certain terms and topics are related. गूगल खुद की वो डिक्शनरी बनाता है, खुद की मतलब कि आर्टिफिशियल मशीन्स में से, सॉफ्टवेयर से होते हैं, ठीक है। जब भी कोई बंदा कोई भी एक फ्रेज को सर्च करता है, इमीडिएटली वो किस फ्रेज पे वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। वो पूरी एक डिक्शनरी वो बनाता है कि भाई ये सर्च किया, ये सर्च किया, ये सर्च किया, इसमें से पूरे स्टेटमेंट में से 5 वर्ड्स तो सेम आए, एक ही वर्ड सेम चेंज हुआ, मतलब कि कॉफ़ी निकाल के टी कर दिया, टी निकाल के ग्रीन टी कर दिया, ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ ना, तो वो खुद की वो पूरी डिक्शनरी वो बनाता है। By simply scanning their massive database of the content on the web, they can use fuzzy set theory and certain equation to connect terms to understand web pages, sites more like human touch. Fuzzy set of theory, uncertain, unclear and undistinct, मतलब कि ये एश्योरिटी तो नहीं है ना कि भाई जो चीज़ एक जगह पे कनेक्टेड हो दूसरी जगह पे कनेक्टेड होती है, लेकिन वी कैन मेक सम काइंड्स ऑफ अनसर्टेन डिसीजंस। मतलब कि मान लो कोई थिएटर है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई आज उसमें मॉर्निंग शो चलता होगा, ज़रूरी नहीं कि उसमें मॉर्निंग शो हो ही, जब भी, अभी तो सब बंद है नो डाउट, लेकिन जब भी कोई सिनेमा थिएटर स्टार्ट होता है तो हम मान सकते हैं ना। अब कोई भी मॉल है तो हम ये समझ सकते हैं तो उसमें कुछ फूड काउंटर भी होगा, ज़रूरी नहीं कि उसमें फूड स्टॉल भी हो।
जैसे कि जो किसी भी हम डी मार्ट स्टोर में जाते हैं तो आसपास में कहीं हम आइसक्रीम का काउंटर देख सकते हैं, चॉकलेट्स का काउंटर देख सकते हैं, कुछ खाने पीने का काउंटर मिलता ही है हमें, जहाँ पे हम लाइव कोई भी चीज़ अगर खानी है तो वो खा सकते हैं। सॉफ्टी कॉर्न जो आते हैं वो, तो काइंड ऑफ हमने फजी लॉजिक बनाया ना कि भाई ये तो जनरली होता ही है। तो सेम वे जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन होता है तो वो सर्च इंजन खुद से कुछ अनसर्टेन थियरी के बेस पे वो इक्वेशन बना लेता है। द प्रोफेशनल SEO practitioner does not necessarily need to use semantic connectivity measurement tools to optimize website। मतलब कि जो बिगिनर बंदे होते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनली अभी नए नए हैं लेकिन पुराने नहीं है, बट फॉर दोज एडवांस practitioner who seek every advantage, semantic connecting measurement can help in even can help in each of the following sector। मतलब कि जो बंदे प्रोफेशनल है एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है, और ईच एंड एवरी पॉइंट्स और ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट वो कंसीडर कर रहे हैं, एक भी चीज़ वो छोड़ते नहीं है कि भाई ऐसा करो कि वो तहलका मचा दे। कहीं भी आप कुछ भी सर्च करो मेरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड, मेरी वेबसाइट आपको दिखेगी। मतलब कि आप मान लो कुछ कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ब्रांड वेबसाइट आपने बनाई है, अमेजोन पे आपने रख दिया, फ्लिपकार्ट पे आप रख दिया। अब बंदा कोई भी वुमेन कपड़े ढूंढता है या फिर मेल के बंदे का कपड़े ढूंढता है, जीन्स ढूंढता है, शर्ट ढूंढता है, टी शर्ट ढूंढता है, नेक कोई भी हो, स्लीव कैसे भी हो, कोई भी कलर लिखता है, कुछ भी करे, मेरी वेबसाइट तो आनी ही आनी चाहिए। मतलब कुछ भी वो छोड़ता नहीं है, तो वो सब चीज़ उसे कंसिडर करनी पड़ती है। तो मेजरिंग विच कीवर्ड्स फ्रेज टू टारगेट, तगड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि सिमेंटिक कनेक्टिविटी भी हमें देखनी है, एडेप्टिव सर्च भी देखना पड़ता है। और आगे जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, यहाँ पे अलोहा और हवाई का, है ना, फजी लॉजिक, सिमेंटिक कनेक्टिविटी दोनों कंसिडर करनी पड़ती है। मेजरिंग विच कीवर्ड फ्रेज टू इंक्लूड ऑन अ पेज अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। अब पूरा जो लिस्ट बनाया दोनों चीज़ को कंसिडर करो, कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, वो भी देखना पड़ता है। मेजरिंग द रिलेशनशिप ऑफ द टेक्स्ट ऑन द हायर रैंकिंग साइट एंड पेज, मतलब कि हमारे अलावा दूसरी जो हाई रैंकिंग साइट है उसका साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उसके मुताबिक हमें क्या कहाँ पे लिखना है। थीम लिंक, मतलब कि और कौन सी जो हमारी वेबसाइट की इंटरनल लिंक्स होती है वो भी उसे लिखनी पड़ती है। Although the source for this material is highly technical, SEO specialists need only know the principle to obtain the valuable information। काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा लेकिन इंफॉर्मेशन सब उनको मालूम होनी चाहिए। It is important to keep in mind that although the world of information retrieval incorporates hundreds of technical and often difficult to comprehend terms, this can be broken down and understood even by an SEO novice। मतलब कि इंफॉर्मेशन जब रिट्राइव होती है तब काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसको हम सेपरेट करें तो किस टाइप से वो हम सेपरेट करेंगे वो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया है। जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सर्च, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सर्च फॉर एन स्वीट जर्मन मस्टर्ड यू आर स्पेसिफाइंग ओनली अ प्रिसाइज प्रॉक्सिमिटी मैच। यहाँ पे डबल कोट्स को कंसिडर करना है। एडवांस सर्च टेक्निक का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसमें एक मैंने बताया था ना कि आप जब भी कोई भी फ्रेज या फिर वर्ड डबल कोट्स में स्पेसिफाई करते हैं देन यू आर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू द सर्च इंजन कि ये वर्ड तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली आप बोल रहे हो। अब इसमें डबल कोट्स निकाल दो पूरे स्टेटमेंट में से, तो अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, स्वीट जर्मन, जर्मन मस्टर्ड, स्वीट मस्टर्ड, इतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। कुछ भी, या फिर सिर्फ जर्मन या फिर सिर्फ मस्टर्ड या फिर सिर्फ और सिर्फ स्वीट, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सके ना। हमने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन जो पहले दी थी वो निकाल दी। तो दोनों केस में जो सर्च इंजन का जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट होगा। फजी लॉजिक
आज के बारिश होगी, अब कैसे बारिश होगी वो कैसे मालूंगा, नहीं तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। आज क्या क्लाउडी डे है, क्लाउडी डे होगा, कुछ फिक्स नहीं है ना। तो 50% जो उसका रिजल्ट होगा राइट भी हो सकता है, 50% जो उसका रिजल्ट हो रॉन्ग भी हो सकता है। कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होता है। जो अभी हमने अनसर्टेन कहा वैसा कुछ बुलियन सर्च, एंड और नॉट आप जब भी यूज़ करते हो, मतलब कि कॉफ़ी और टी मेकर, तो कॉफ़ी मेकर एग्जैक्टली बताना है या फिर टी मेकर बताना है, दोनों बताने हैं, है ना। कॉफ़ी एंड टी मेकर मतलब कि कोई भी ऐसा मशीन जिसमें दोनों चीज़ बनती हो, ऐसा हमें बताना है। नोट का आप समझ लो कि नोट का एग्जांपल क्या हो सकता है। विच इज़ बेस्ट आईफोन ना, आप कह सकते हैं विच इज़ एन बेस्ट मोबाइल नोट रेडमी, ऐसा लिख सकते हो ना आप। मतलब कि रेडमी अलावा मुझे कोई भी अच्छा फ़ोन सर्च आउट करना है, रेडमी से मैं अब उब चुका हूँ सभी जगह पे, रेडमी रेडमी रेडमी। एक्चुअली मेरे घर पे सभी के पास रेडमी का आईफोन है, इसलिए अब दूसरी ब्रांड शिफ्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। टर्म वेटिंग मतलब कि आपने पूरा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें से कौन से वर्ड पे आपने ज़्यादा प्रेशराइज किया है, अब वो कैसे फाइंड आउट होगा ज़्यादा प्रेशराइज किया है। हेडिंग टैग में लिखा है, टाइटल टैग में भी लिखा है, एक इमेज है, एक इमेज में भी ये तो, या फिर एक वर्ड रिपीट होता है, एसआरसी में भी है, अल्टरनेट टैग में भी है। पूरे वेब पेज में हेडिंग टाइटल के अलावा पूरा जो पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ, फिर जितने भी पैराग्राफ है उसमें टोटल 5 या 6 बार ये फ्रेज आता है, या फिर 2-3 जो वर्ड से रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट होगा वर्ड होगा। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बोला रेडमी 9, तो रेडमी 9 5-6 बार आ गया। तो आप जब रेडमी 9 सर्च करोगे तो रेडमी 9 भी दिखेगा, नोट 9 भी दिखेगा, प्रो भी दिखेगा, क्योंकि रेडमी भी है, 9 भी है। तो ये टर्म वेटिंग होगा। तो और साथ में यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि जब भी आप कुछ हेडिंग टैग और टाइटल टैग जब भी आप सेट करते हैं तो उसमें कुछ ग्रामर के ऐसे वर्ड्स है जो यूजलेस है ना। द बेस्ट फोन इन द मार्केट, इसमें द आया, जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे लिखा है, जीरो वेटेज है उसका। आप बेस्ट फोन इन द मार्केट, वो काफ़ी मीनिंगफुल हो जाता है ना। आप द लिखो या फिर नहीं लिखो। आपने वो फेसबुक का एक मूवी था, आपने देखा ही होगा, सोशल नेटवर्क, फेसबुक कैसे बना था, उसकी एक पूरी स्टोरी है। उसमें एक जगह पे बताया है कि पहले फेसबुक का जो नेम था वो द फेसबुक था। तो एक बंदे ने कहा कीप इट सिंपल, सिर्फ फेसबुक रखो, द निकाल दो, मीनिंगलेस है। तो आप कौन से वर्ड कहाँ पे यूज़ करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा। चलो नेक्स्ट में क्या आता है, टर्म वेटिंग के बाद दैट इज एन मेजरिंग कंटेंट क्वालिटी एंड यूजर एंगेजमेंट। The search engine also attempt to measure the quality and uniqueness of the website content. One method where the may use for doing this is evaluating the document itself. पूरा डॉक्यूमेंट हमें रीड करना पड़ता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना डॉक्यूमेंट क्वालिटी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसा मैंने कहा था यहाँ पे। They also attempt to automatically measure the quality of the document based on the document analysis as well as many other factors. तब मैंने कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है हम बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब ये वो चीज़ आ गई है यहाँ पे कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो हमें मेज़र करने की रहती है। फॉर एग्जांपल, if a web page has lots of spelling and grammatical error that can
be taken as a sign that a little editing effort was needed to be added on the page. एग्जैक्टली मैंने रीड करके नहीं बोला, मैंने कुछ अलग बोला है। ग्रामेटिकल मिस्टेक तो पहले आपके कंटेंट में नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, है ना। कहीं हमें जनरली क्या होती है, एसएमएस या फिर व्हाट्सएप मैसेज में हम शॉर्ट एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। अब तो कुछ लोग तो ऐसे बोल देखा है मैंने कि ओके के जो 2 अल्फ़ाबेट होते हैं वो भी टाइप नहीं करते, सिर्फ के। ये क्या, इतनी लेजीनेस तो नहीं चलती है ना। तो इन सेम वे क्लियर कंटेंट रखो, मिनिमम ग्रामेटिकल मिस्टेक रखो। ऑनलाइन काफ़ी सारे फ्री टूल्स आते हैं, उसको यूज़ करो। वर्ड को यूज़ करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो आता है वो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक सब कवर होती है ना। छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो कवर हो ही जाती है, बड़ी नहीं होती है। जैसे कि वर्ब से, नाउन से, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस सब नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, जहाँ पे प्यूलर होना चाहिए, जहाँ पे द लिखना चाहिए, जहाँ पे ए आना चाहिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स वो तो कवर हो ही जाती है उसमें। और अगर आप पेड टूल्स भी जैसे कि टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट देखते ही होंगे, ग्रामरली करके एक टूल आता है, उसमें जो कुछ भी आपको टाइप आउट करना है तो इमीडिएट उसके अच्छे मीनिंगफुल वर्ड्स भी वो सजेस्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने जो वर्ड लिखा है तो उसका आपको मैन्युअली सिनोनिम फाइंड करना पड़ता है और बाद में उसको अपडेट करना पड़ता है। तो जो आप लिखते हो वो काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स में सजेशंस भी प्रोवाइड करता है, तो उसका यूज़ करो आप। द सर्च इंजिन कैन ऑल्सो एनालिसिस द रीडिंग लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट। रीडिंग लेवल, वन ऑफ द popular formula for doing this is flash Kincaid grade level readability formula। जो कुछ भी नाम है रहने दो, हमें क्या। लेकिन इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, वो समझ जाओगे आप। इमेजिन अ सिनेरियो वेयर द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड ऑन द पेज आर चिल्ड्रंस टॉयज। मतलब कि एक वेबसाइट है जहाँ पे छोटे बच्चों का टॉयज बेचा जा रहा है। टॉयज को निकाल के हम किड स्टोरी इमेजिन करते हैं। एक वेबसाइट है जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए स्टोरीज है, काफ़ी अच्छी तरह से अच्छी इमेजेस हैं, अच्छी अच्छी नई नई स्टोरीज वो लोग अपलोड करते हैं। खुद के उनके पास राइटर्स है जो बच्चों की नई नई इमेजिनरी छोटी स्टोरीज लिखते। छोटा भीम है, डोरेमोन है ना। नए नए एपिसोड देखना उन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई, द रीडिंग लेवल कैलकुलेटेड सजेस्टेड एट द ग्रेड लेवल ऑफ अ सीनियर कॉलेज इज रिक्वायर्ड टू द रीड पेज लेवल। अब गलती क्या हो गई, जो उन लोगों ने कंटेंट लिखा है, वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो काफ़ी टफ वर्ड्स यूज़ किए हैं। स्कूल में क्या होता है ना, पहले एप्पल समझाते हैं, बाद में बोल समझाते हैं, इजी वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में वो लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स हम बच्चे को सिखाते हैं। साइकोलॉजी का क्या मीनिंग है वो क्या हम समझाते हैं? नहीं समझाते ना। ग्रेड 3 में आया, ग्रेड 4 में आया, धीरे धीरे हम उसको अच्छे अच्छे वर्ड्स नए नए सिखाते हैं। तो कौन सी एज लेवल की आप बात कर रहे हैं वो देखो, उनको क्या ये वर्ड समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वो अगर आपको ढूंढना है तो आप वोक्यूबलरी फॉर अ ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऐसा गूगल पे सर्च करो, वोक्यूबलरी ओपन होगी। तो भाई ग्रेड 1 में आप बच्चों को इतने इतने वर्ड सिखा सकते हो, तो आप देख लो आपका वर्ड जो है उस लेवल पे आता है या फिर नहीं आता। ग्रेड 3 में आता है, ग्रेड 4 में आता है, कौन सी एज गैप के लिए वो आता है। नहीं तो वो वर्ड्स को रिप्लेस कर दो। दिस कुड बी द अनदर इंडिकेटर ऑफ अ पुअर एडिटोरियल एफर्ट। मतलब कि ये गलत बात है, जैसे कि हमने कहा। तो वो अदर मेथड that the search engine can use to evaluate the quality of the web page is to measure actual user interaction। actual user interaction, अब वो क्या है? For example, if a large number of users who visited the web page after clicking on the search result immediately returns to the search engine and click on the next result, सब करते हैं ना।
फर्स्ट लिंक राइट क्लिक करके न्यू टैब, सेकंड लिंक राइट क्लिक करके न्यू टैब, थर्ड लिंक राइट क्लिक करके न्यू टैब। 3 वेबसाइट ओपन कर दी। पहली वेबसाइट पे आया, समझ नहीं आया, क्लोज कर दिया। सेकंड पे गए, क्लोज कर दिया। थर्ड पे गए, क्लोज कर दिया। दिस कॉल्स एन यूजर इंटरेक्शन। कितनी टाइम आप वेबसाइट को ओपन करके रखते हो वो तो चलो एग्जैक्टली हम मॉनिटर नहीं कर सकते, फॉर 5 सेकंड, फॉर 10 सेकंड एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम। लेकिन फर्स्ट पेज पे जो कुछ भी आपने ओपन किया उसमें से क्या आप किसी और पेज पे उसी वेबसाइट पे शिफ्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। वेबसाइट को क्लोज करके गूगल के वापस आके आपने क्या फ्रेश चेंज किया, ये मॉनिटर गूगल करता है। दिस कॉल्ड ऑनलाइन यूजर इंटरेक्शन। अब ये सब चीज़ कैसे होता है, कहाँ से देख सकते हैं, वो हम सब बात की बात है, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसे करता है, थोड़ी यहाँ पे थियरी भी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूजर क्लिक एन SERP लिस्टिंग एंड कम्स बैक बटन एंड क्लिक द अनदर सेम सेट ऑफ द सर्च, मतलब कि ये नेगेटिव रैंकिंग है, जो तो अभी मैंने बोल दिया ऑलरेडी, है ना। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक किया, क्लोज कर दिया, दूसरी वेबसाइट पे आ गया, तो ये नेगेटिव रैंकिंग है। अल्टरनेटली, if the result below SERP are getting clicked more than you, that could be a negative ranking। मतलब कि आपकी वेबसाइट तो उसने ओपन ही नहीं की, आपकी वेबसाइट जहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी उसकी पहले की या फिर बाद की उसने वेबसाइट ओपन की, आपकी तो उसने ओपन ही नहीं की, तो डबल नेगेटिव रैंकिंग हो जाएगा। वेबसाइट ही बंद आपकी ओपन नहीं कर रहा है। whether the search engine use a signal or not and how much weight they might put on it is not known। सर्च इंजन उस पर कितना वेट दे रहा है वो मालूम कभी नहीं होगा। एनालिटिक टूल, थोड़ी देर पहले जो हमने कहा था कि भाई सर्च इंजन यहाँ पे हर चीज़ मॉनिटर करता है। तो भाई आपने फर्स्ट लिंक ओपन की किसी भी वेबसाइट की, बाद में वो सेकंड लिंक पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कितनी टाइम वो वेब पेज को ओपन करके रख रहा है, वो मॉनिटर कर सकते हैं। नो डाउट प्रिसाइज टाइम हम नहीं कलेक्ट कर सकते, लेकिन अप्रोक्स टाइम तो कलेक्ट होता ही है। रिपीट विजिटर कितने हैं वो भी हम ये गूगल मॉनिटर कर सकता है। तो कहाँ से कर सकता है, इट इज़ एन गूगल एनालिटिक टूल। गूगल के जैसे टूल से प्रोजेक्ट्स है उसमें से ये टूल है एनालिटिक, वेबसाइट के लिए स्पेशली बनाया गया है। मॉनिटरिंग द वेबसाइट, कहाँ कौन से रीजन का बंदा हमारी वेबसाइट देख रहा है, कौन से डिवाइस से देख रहा है, कौन सी एज का है, मेल है फीमेल है, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, वेबसाइट का कौन सा पेज उसने विजिट किया, बाय विच कीवर्ड ही विजिटेड द वेब पेज, हर चीज़ यहाँ पे दिखती है गूगल एनालिटिक टूल में। बाउंस रेट, टाइम ऑन साइट, पेज यूज पर विजिट। बाउंस रेट मतलब कि जो भी सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट वेबसाइट का पेज ओपन किया, सेकंड वेबसाइट का पेज उसने ओपन ही नहीं किया, ऑटोमेटिकली उसने ऑटोमेटिकली नहीं लेकिन डायरेक्टली उसने क्लोज कर दिया, उसे जो चाहिए था उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। टाइम ऑन साइट, कोई बंदा कितनी मिनट तक कोई एक पेज पे रहता है, वहाँ से जाके सेकंड पेज पे आया, हमारी वेबसाइट के थर्ड पेज पे आया, तो एवरेज टाइम आपको यहाँ पे वो भी दिखेगा कि भाई ऑन एवरेज कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो यह 2 मिनट तक रुकता है, 30 सेकंड्स तक रुकता है, बट ऑब्वियसली 30 सेकंड इज द नॉट गुड फॉर योर वेबसाइट। यहाँ पे ऐसा है कि बाउंस रेट जितना छोटा फिगर दिखे वो आपके लिए अच्छा है, और टाइम ऑन साइट जितना बड़ा दिखे वो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है। वो तो कॉमन सेंस की बात है ना। पेज यूज पर विजिटर, एक बंदा वेबसाइट पे आया तो ऑन एवरेज कितने वेब पेजेस आपकी वेबसाइट के वो विजिट करता है, 2 वेब पेज, 3 पेज, 4 पेज। फर्स्ट क्लिक की, अच्छा लगा, दूसरी लिंक पे क्लिक किया, उसको रिलेटेड लगा इसलिए, सेकंड पे भी क्लिक किया, तो टोटल नंबर्स ऑफ एवरेज पेज कितने विजिट हो रहे हैं बाय एन व्यूअर आफ्टर कमिंग टू योर वेबसाइट, तो उसका भी आपको मॉनिटर करना रहता है कि कोई बंदा एक पेज विजिट करके क्लोज कर देता है तो बाकी के पेज क्यों नहीं विजिट करता है, उसके रिलेटेड पेज की क्या हम इनबाउंड लिंक्स रखना भूल गए हैं, वो हमें देखना पड़ता है। क्या हमारा कंटेंट उस पेज पे है वो इतना बुरा है कि वो दूसरे पेज पे आ ही नहीं रहा,
उसकी रिलेटेड कैटेगरीज हमने नहीं दिखाई है क्या, रिलेटेड टैग्स हमने नहीं दिखाया है क्या, उसके जो रिव्यूज़ है मतलब कि कमेंट्स है उस पेज की क्या इतनी बुरी है कि दूसरे पेज पे वो विजिट नहीं करता है। हर चीज़ यहाँ पे वेबसाइट ऑनलाइन आने के बाद कंसिडर करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग करना रहता है। ये वेबसाइट एक बार इंटरनेट पे आ गई, अपलोड हो गई, हमें सभी फ्रेंड्स को दिखा दिया तो वो सब ने तो एक बार ही देखा ना, बाकी का क्या बाद में हमें विजिट्स मिलती है, वो हमें विद हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक टूल सब दिखाता है। एनालिटिक टूल अलावा दैट इज इन +1 बटन, मतलब कि गूगल में जाके आप लिंक्स, गूगल जैसे फेसबुक है तो जैसे सोशल मीडिया पे जो कब काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ था, तो पहले गूगल का था ऑरकुट, फेसबुक से भी पहले ऑरकुट का काफ़ी ट्रेंड था, हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया है। ऑरकुट बंद हो गया क्योंकि उसमें जो अपडेशन आने चाहिए रेगुलर बेस पे वो अपडेशन नहीं आ रहा था, नए फीचर्स नहीं आ रहे थे, और फेसबुक रेगुलर बेसिस पे सब नई चीज़ दे रहा था और सभी लोगों को नया पसंद ऑलवेज होता है। एक स्टेज आएगा कि भाई इंस्टाग्राम भी बंद हो जाएगा, कुछ नया आएगा, क्या आएगा तो वो तो हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा माइंड ऐसा नहीं है क्रिएटिव, लेकिन जो बनाते हैं वो उन लोगों की तो बातें अलग है। तब गूगल ने +1 बनाया था, गूगल+1 सेम एज अ फेसबुक सोशल मीडिया वेबसाइट, और वहाँ पे भी सभी कोई वेबसाइट को शेयर करके या फिर हमारी पेज पे गूगल+1 बटन दे के हम पेज को लाइक करवा सकते हैं, लाइक इन फेसबुक इट्सेल्फ। तो कितने हमें लाइक्स मिलते हैं +1 के, तो गूगल अलग से मॉनिटर करता था क्योंकि फेसबुक एक अलग है, गूगल एक अलग है। तो कोई बंदा +1 क्लिक करता है, दैट इज ए लाइक करता है आपके किसी पेज पे, तो गूगल इमीडिएटली नोट करता है कि भाई कंटेंट अच्छा ही होगा तभी किसी ने लाइक किया ना, क्योंकि आपको तो मालूम है कि यूट्यूब का कोई भी अच्छे से अच्छा वीडियो होता है हम लाइक नहीं करते, ठीक है। हाँ, कई रोस्टेड वीडियो होते हैं, मतलब किसी को गाली गलौज दे रहा है तो हम लाइक करते हैं, भाई माइंड फ्रेश हो गया। नॉलेज बेस्ड वीडियो को जनरली कोई लाइक नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर कोई लाइक करता है तो हम उसको कंसिडर करना पड़ता है कि भाई इसने लाइक किया है नॉलेज बेस्ड वीडियो को, मतलब कि कुछ ना कुछ काफ़ी अच्छा होगा उसमें। क्रोम ब्लॉक लिस्ट तो काफ़ी सारे एक्सटेंशन हैं भाई, गूगल क्रोम में आप कौन से एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो, गूगल अकाउंट आप लॉगिन करने के बाद है ना मॉनिटर होता है। अगर उसमें इस पर्टिकुलरली कोई ब्लॉक लिस्ट एक्सटेंशन है और उसमें आपकी वेबसाइट ब्लॉक उसने की है, तो मतलब कि आपकी वेबसाइट में क्या वायरस इन्फेक्शन कोई डेटा है जो गूगल के ध्यान में नहीं आया, एडल्ट कंटेंट है, बच्चा कोई यूज़ कर रहा है और उसको नहीं दिखना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कुछ आप ने किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके दिखा रहे हो, ब्लॉक किया मतलब कि गए आप तो। गूगल रीडर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है, google.in शॉर्ट एंड URL। गूगल रीडर की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन गूगल जो शॉर्ट लिंक्ड है उसकी मैं बात करूँगा। जैसे कि बीटली आता है, किसी भी लिंक को छोटी करके देता है, बड़ी बड़ी लिंक होती है जो हम कभी भी याद नहीं रख सकते, उसको 5-6 अल्फ़ाबेट से, साथ मुझे याद नहीं है 6 या 7 अल्फ़ाबेट्स में ही वो कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि पहले bit.ly आएगा स्लेस करके, उसका एक यूनिक आईडी आपको दे देगा, मतलब कि उसका एक सीरियल नंबर हो जाता है, उस सीरियल नंबर की एक पूरी URL हो जाती है। वो ओपन करोगे तो बिटली में वो पहले ओपन होगी, बिटली अपने डेटाबेस में देखेगा, वो पूरी URL फैच करके अपनी डेटाबेस में से उस URL पे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा, वो होती है शॉर्ट URL। तो गूगल ने वो पहले प्रोजेक्ट किया था 2010 में, काफ़ी सक्सेस हुआ, लेकिन दूसरे थर्ड पार्टी टूल्स इतने सारे अवेलेबल हो गए क्योंकि गूगल को बाद में लगा कि भाई इसकी अब ज़रूरत नहीं है, लोड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी बीन अवेलेबल इन द मार्केट, और धीरे धीरे उसका जो गूगल का जो यूज़ था वो कम होता उसको दिखा। 2018 में उसने क्लोज़ कर दिया और बाद में 1 ईयर तक उसने फिर भी एक्सेस प्रोवाइड किया जिन लोगों के पास ऑलरेडी अकाउंट था। नए अकाउंट्स बंद हो गए थे, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स वाले को फिर भी 2019 तक उन लोगों ने एक्सेस दिया, बाद में तो वो भी उन लोगों ने शट डाउन कर दिया था। सोशल मीडियाज, अब ये 4 स्टेटमेंट है ना, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़े टाइम पहले ऋतिक रोशन ने एक डांसर का वीडियो पोस्ट किया था, भाई ये बंदा कौन है,
है ना। अब ऋतिक रोशन को वो कहाँ से मिला था, किसी एक ट्विटर वाले बंदे ने टैग किया था कि भाई ऋतिक रोशन सर जी आप ये इसको एक बार वीडियो देखो। अब ऋतिक रोशन ने उसका वीडियो पोस्ट किया तो वो बंदा एक हफ्ते में सेलिब्रिटी बन गया। अब वो जो बंदा था डांसर, तकरीबन 1 साल से वीडियो पोस्ट कर रहा था, कुछ ही बंदे उसे पहचान रहे थे। तो ये सोशल मीडिया, यहाँ पे ऑलरेडी वही लिखा है कि कोई भी पोस्ट है, कोई भी वेब पेज है, कोई भी कंटेंट है, कोई भी वीडियो है, कौन ट्वीट कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। वैल्यूएबल पीस ऑफ कंटेंट वो कंसिडर किया जाता है। अगर कोई बंदा सिर्फ 100-200 लोगों को फॉलो कर रहा है लेकिन उसके 1 लाख फॉलोवर है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन होगा। और वो बंदा किसी का कुछ भी शेयर कर रहा है मतलब कि वो तगड़ी चीज़ ही होगी, तभी वो शेयर करेगा, क्योंकि उसका पूरा खुद का एक इमेज क्रिएट होता है ना। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जो शेयर करते हैं और राहुल गांधी जी जो शेयर करते हैं ना, इम्पैक्ट करता है ना। उसकी पूरी पर्सनालिटी डिपेंड करती है ना, क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, सामने वालों की सोच को ध्यान में रख के वो लिखना पड़ता है, क्योंकि कोई गलत मीनिंग ना निकाल दे। उन लोगों ने लिखा होगा सही सेंस में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन नेगेटिव बंदे तो आपको हर जगह पे मिल ही जाते हैं, है ना। कुछ ना कुछ नेगेटिव में तो सब संभाल के पोस्ट करना पड़ता है। तो कोई भी जब वो ऐसी कुछ पोस्ट शेयर करता है तो तगड़ी चीज़ ही होती है। अब मेरी मान लो मेरे 5000 फॉलोवर है और मैं 6000 लोगों को फॉलो करता हूँ, मतलब कि मेरे फॉलोवर कम है फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं फॉलो ज़्यादा लोगों को करता हूँ, मेरी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि मेरे फॉलोवर कौन हो गए, जिनको मैंने फॉलो करके बोला कि भाई तू मुझे फॉलो कर दे। इंस्टाग्राम में ये ट्रेंड है आज की डेट में, भाई फॉलो कर दे, मैंने तुझको फॉलो किया है, भाई फॉलो कर दे, मैंने तुझको फॉलो किया है। यूट्यूब में भी काफ़ी टाइम पहले ये चल रहा था, भाई मैंने तेरी चैनल सब्सक्राइब कर दिए, तू भी मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दे, मैंने तेरा ये वीडियो लाइक कर दिया, तू भी मेरा वीडियो लाइक कर दे। दैट इज एन सोशल मीडिया। प्रॉब्लम वर्ड्स, disambiguation and diversity. Certain word present on the ongoing channel for the search engine, मतलब कुछ ऐसी सर्च क्वेरीज आती है जिसमें हम एग्जैक्टली टारगेट नहीं कर सकते कि बंदे को आकर क्या चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि समवन जस्ट टाइपिंग अ बॉक्सर, तो उसे क्या चाहिए भाई, बॉक्सर मतलब कि क्या, वो बॉक्सिंग करना चाहता है या फिर एक ब्रीड ऑफ अ डॉग है वो ढूंढ रहा है या फिर अंडरवेयर ढूंढ रहा है, क्या दिखाना है उसे। ठीक है, तो वो मालूम ही नहीं पड़ता है हमें। फिजियोलॉजिक में तो क्या है, स्पेसिफिकली हम बात करें कि भाई आज बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन इसमें तो क्या पॉसिबिलिटी क्या दिखानी है, कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना इसमें तो। अब अब मान लो कि भाई हम ब्रीड ऑफ अ डॉग बात कर रहे हैं तो उसका खाना ढूंढ रहे हैं, उसकी मेडिकल हेल्प ढूंढ रहे हैं कि हमें खरीदना है, वो भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी ना। तो ये होता है हमारा डिसएम्बिगुअस और प्रॉब्लम वर्ड्स। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया है कार का। यहाँ पे जैसे कि जगुआर किसी ने सर्च किया तो वो जंगल कैट बारे में हम ढूंढ रहे हैं, कार के बारे में ढूंढ रहे हैं, फुटबॉल टीम के बारे में ढूंढ रहे हैं, या फिर गिटार के बारे में ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो ये सब क्वेरीज क्या है, ऑलवेज कन्फ्यूजिंग होती है। जैसे कि फिर से यहाँ पे सिर्फ कार लिखा, तो बंदा आखिर क्या करना चाहे, उसकी खुद की कार है उस पर क्या रिव्यू लिखना है, वो कार का आसपास का कोई शोरूम ढूंढ रहा है, या फिर सेकंड हैंड नई वाली कार उसको खरीदनी है, या फिर नई जो कार लॉन्च हुई है उसकी नई टेक्नोलॉजी सो कुछ भी आती है उसके बारे में उसको रेट करना है। तो ये ऑलवेज कंफ्यूजिंग क्वेरीज हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको इजीली आप बिगिनर लेवल पे टारगेट मत करो। जो क्लियर फ्रेज होते हैं, क्लियर वर्ड्स, क्लियर सेंटेंस होते हैं, उससे आप टारगेट करो, मेरा जो सजेशन है वो। ठीक है,
ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंफॉर्मेशनल क्वेरी की अगर हम बात करें तो नेविगेशनल क्वेरी तो हम टारगेट ही नहीं कर पाएंगे। ट्रांजैक्शनल क्वेरी है तो अभी के लिए इसे इग्नोर करो, मतलब कि उसको चाहे कुत्ता खरीदना हो या फिर अंडरवेयर खरीदना हो या फिर खुद की नई कार खरीदनी हो, इग्नोर करो अगर वो ट्रांजैक्शनल क्वेरी है तो भी, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम नैरो कंडीशन हो जाएगी। ब्रॉड आप ब्रॉड में रहो। ब्रॉड में और नैरो में अगर मैं एग्जांपल दूं कि समझ लो कि किसी 100 लोगों का ग्रुप है और 100 लोगों को आपको चिल्ला के आपकी कोई चीज़ बतानी है, दैट विल बी इजी फॉर यू। 1000 लोगों के बीच में अगर आप खड़े रहोगे, दैट विल बी वेरी टफ फॉर यू। उसमें से बीच में से निकल के सभी लोगों को आपकी चीज़ दिखाना है तो ठीक है, वो छोटे लोग जितने होंगे वो आपके लिए ब्रॉड वे होगा, उसमें से आप अपना जो प्रोडक्ट होगा इजीली बता पाओगे, उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, उसके फीडबैक ले पाओगे, उसके लिए इम्प्रोवाइजेशन ला पाओगे। तो धीरे धीरे वो 100 बंदे आपके जब हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो सोशल इवोल्यूशन मैंने जब अपने जस्ट अभी हमने बात की, वो लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी, ठीक है, धीरे धीरे इजीली वो सब चीज़ कवर अप होती जाएगी। अब इससे सर्च इंजन कैसे हैंडल करता है, ये जो पूरा हमने जो इश्यू का देखा कि भाई वर्ड्स का जो इश्यू है कि बंदे को आखिर क्या कंटेंट दिखाना, वो सर्च इंजन पूरा हैंडल करता है विथ हेल्प ऑफ एडेप्टिव सर्च। यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है एडेप्टिव सर्च। एडेप्टिव सर्च अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एडेप्टिव सर्च क्या है। जैसे ही अभी हमने बात की अलोहा थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, तो वो लिंकअप हो गया फ्लोरिडा। बाद में हमने सर्च किया फ्लोरिडा, तो वो अलोहा से तो लिंक्ड अप ऑलरेडी है। अब सिर्फ मैंने लिखा होटल्स, अलोहा फ्लोरिडा होटल्स, तीनों वो लिंकअप हो जाएगी जी, तो हो जाएगा एडेप्टिव सर्च। मतलब कि प्रीवियस सर्च हिस्ट्री के बेस पे आगे की रिजल्ट बेस हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपने पिछली 5 या 10 क्वेरी क्या लिखी थी, उसके मुताबिक आगे का जो कुछ भी आउटपुट होगा वो आपका बेस्ड कोई भी सर्च इंजन दिखाता है कि माइट बी ये रिलेटेड ही होगा। आप सर्च इंजन समझ रहे हो तो आपको HTML का फ्रेम टैग तो मालूम ही होगा, आई फ्रेम टैग भी मालूम होगा। मतलब कि अभी आप HTML में अपने किसी भाई या बहन को समझा रहे हो और HTML का फ्रेम के बारे में गूगल में आपने कुछ सर्च किया HTML फ्रेम, बाद में आपने सर्च किया आई फ्रेम। अब आपको फैमिली फोटोग्राफ की प्रिंट आउट निकालनी है तो आपने सर्च किया सिर्फ फोटो फ्रेम, तो वो फ्रेम 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 रिलेटेड हो गया। तो माइट भी कहीं कोई ऐसा केस हो जाएगा जहाँ पे HTML का भी बीच में आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में फ्रेम की आप बात कर रहे हो ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट होता है एडेप्टिव सर्च, और इसे भी हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए कुछ और दिखा देगा कुछ। किसी और केस में ऐसा हो सकता है, मतलब कि पूरा कुछ नहीं दिखा देगा, मतलब कि एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा शायद आपको, तो काफ़ी टफ भी होता है सर्च इंजन के लिए उस टाइम। फ्रेशनेस मैटर। अब कहाँ पे सर्च इंजन को एक्सट्रीम फ्रेश डेटा दिखाना पड़ता है, न्यूज़ पूरा तो मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना लेंथी हो गया है, तो आप बोर भी हो गए होंगे। यहाँ तक आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा वो भी मुझे नहीं मालूम है, आपने बंद ही कर दिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पूरा टॉपिक तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो अर्थक्वेक है, महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया, और वो उसके साथ रायना भी ने भी अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो न्यूज़ है, कोई धोनी जब भी लिखे, रायना जब भी कोई भी लिखे, तो ये न्यूज़ सबसे पहले आनी चाहिए ना, क्योंकि आप धोनी को बटोबे से फॉलो करते हो तभी उसके बारे में कुछ रीड कर रहे हो ना, उसको आप पसंद करते हो उस बंदे को। तो यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रेशनेस, 2 दिन पहले का भी जो न्यूज़ है वो बिल्कुल यूजलेस है,
ऐसी न्यूज़ तो काफ़ी, आप समझ लो सर्च इंजन को ये पहले दिखाना ही पड़ेगा। तो ये था कहाँ पे फ्रेशनेस एक्सट्रीम लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, वेरी डिजर्व फ्रेशनेस। ठीक है, तो यहाँ पे चलो आज का जो टॉपिक है कंप्लीट करते हैं। जो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, समझ में आ गया हो सब कुछ, कहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, वो मैंने थोड़े बहुत आपको अपनी हिसाब से कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। थोड़ा बहुत यूज़फुल वीडियो लगा हो तो आप लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।